नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। उत्तर प्रदेश की सियासत बड़ी घिनौनी है और कई बार तो ऐसा लगता है कि गरीब और मजदूरों के विरोध में सियासत का फ़ायदा सिर्फ बड़े तबके को मिल रहा है या उन लोगों को जो बहुत रिसोर्सफुल है। ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज 3 दिन से हम देख रहे हैं गरीब पैदल चला रहा है, मजदूर पैदल चला रहा है, नौकरी पेशा का व्यक्ति अपने परिवार से मिलने के लिए इस महाविपत्ति काल में हजारों मील का सफ़र पैदल कर रहा है। सड़कों पर मर रहा है, खप रहा है, ट्रेन के नीचे आके कट रहा है, सड़क के में ट्रकों से और बसों से कुचल कर मर रहा है। लेकिन सरकारों को या राजनीतिक दलों को उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर यही चुनाव का वक्त होता और राजनीतिक दल रैलियां कर रहे होते तो यही बड़ी इज्जत से इन सबको लाया जाता, खाना भी खिलाया जाता, एयर कंडीशन बस में लाया जाता और जाते समय कुछ पैसे भी दिए जाते या कुछ गिफ्ट आइटम्स दिए जाते, क्योंकि तब चुनाव होता है और भारत की इसी जनता से इन राजनीतिक दलों को वोट लेना होता है। अभी चुनाव नहीं है, इसलिए ये जनता मर खप रही है, अपने अंजाम को पहुंच रही है। कुछ कोरोना से मर रहे हैं और कुछ कोरोना के कारण मर रहे हैं और कुछ कोरोना का साइड इफेक्ट में मर रहे हैं। जिस बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश ने पलायन देखा है, उससे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी दूसरे प्रदेशों में फैक्ट्रियों में जाकर किस तरह से कामकाज करके अपना जीवन यापन करती है, अपना परिवार चलाती है और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन जिन लोगों ने हमारे प्रदेश के लिए इतना कुछ किया, हमारे प्रदेश के नागरिक हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, जिन्हें हम बार बार मजदूर कहते हैं, वो किस तरह मुश्किल में है, किस तरह से परेशानी में है, किस गरीबी में है और उनके साथ कितनी जुल्म ज्यादती हो रही है। नोएडा के बॉर्डर पर हजारों बसें खड़ी हैं, लेकिन गरीब पैदल चल रहा है। क्या किसी बड़े आदमी के बेटे के साथ या उनके परिवार के साथ आपने ऐसा देखा? क्या किसी नेता के परिवार कभी पैदल आया? इनके लिए विशेष पासेस जारी होते हैं, गाड़ियां भी अरेंज होती हैं। किसी अधिकारी के बेटे को या किसी अधिकारी के परिवार को आपने सड़क पर यूं बेहाल, परेशान, खाने के लिए परेशान, पानी के लिए परेशान, पैदल सफ़र करते हुए हजारों मील का देखा? नहीं देखा होगा। किसी उच्च मध्यम वर्ग के व्यक्ति को देखा होगा? शायद नहीं देखा होगा। निम्न मध्यम वर्ग में भी नहीं देखा होगा। ये जितनी भी विपत्ति है ये सब गरीब झेलता है। भारत में 2 तरह का समाज रहता है, एक अमीर है और दूसरा गरीब है। देश 2 हिस्सों में बंट चुका है, कोरोना ने ये देख लिया है। अमीर है वो सब कुछ रिसोर्सफुल है, उसके लिए हवाई जहाज़ भी है, उसके लिए ट्रेनें भी हैं, उसके लिए बसेस भी हैं, उसके लिए सरकार भी है, उसके लिए हम मीडिया भी है, उसके लिए आवाज़ उठाने वाले बहुत से लोग हैं। लेकिन गरीबों की आवाज़ न उठे इसका पूरा इंतजाम किया जाता है। जो काम सरकारों का कर्तव्य होना चाहिए था कि अपने नागरिकों को, अगर आपने लॉकडाउन किया है और अपने घर पहुंचना चाहते हैं, आप उनको घरों पे पहुंचाते, ये सरकारों ने कर्तव्य होता है। सरकारें चुनी ही इस बात के लिए जाती हैं कि वो जन कल्याण के कर्तव्य के बोध से भरी होती हैं। लेकिन जन कल्याण शायद पीछे छूट गया है। अपने स्वार्थ कल्याण में राजनीतिक दल ज़्यादा लगे हैं, पक्ष विपक्ष इसमें सभी सम्मिलित हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश या इस देश में के विभिन्न राज्यों में चल रही, सबकी चल रही है। दशा कमोबेश एक जैसी है। भारत का नागरिक सड़कों पे मर रहा है, खप रहा है। ये वो लोग हैं जो गरीब हैं। 70 सालों से गरीब के नाम पर राजनीति करते हुए शर्म नहीं आती राजनीतिक दलों को? हर चुनाव में गरीब हर पार्टी के 80% पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा होता है। लेकिन आपने देखा कि इसी कोरोना आपदा काल में करोड़ों गरीब सड़कों पर किस दुर्दशा का शिकार हुआ है, शायद जानवर भी नहीं हुआ होगा। लेकिन उसके बावजूद क्या किसी का दिल पसीजता है? किसी के दिल में मानवता जगती है? कोई इनके लिए सोचता है? कोई इनके लिए भावुक होता है? होता है, भारत की जनता होती है। मैंने देखा इस विपदा काल में लाखों लोगों ने अपना बहुत कुछ दांव पे लगाकर सड़क पर चल रहे, राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रहे, घिसट रहे इन गरीब लोगों की मदद की। पानी पिलाया, खाना दिया, हवाई चप्पलें पहनाई ताकि वो सफ़र कर सकें, पैदल ना चलें। जो उपलब्ध साधन थे उससे छोड़ा, लोगों का हाल पूछा, उनकी मदद की। ये भारत की जनता है, बहुत दयालु है और बात बात पर भावुक भी हो जाती है और ये अपने लोगों की मदद बहुत करती है। एक अच्छी बात है इस देश की जनता में कि विपत्ति काल में ये सरकारों पर भरोसा नहीं करते हैं, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करते हैं, अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। ये सरकारों पर निर्भर न होने वाली कौम है जिसे हम गरीब कहते हैं। इनको अपने 2 पैर 2 हाथ पर ज़्यादा भरोसा है, इनको सरकारों पर भरोसा नहीं है। कोरोना की विपत्ति ने इस बात को दिखा दिया है। अब भी राजनीतिक दल ना समझें या ये गरीब खुद ना समझें, ये एक अलग बात है। मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि भारत का गरीब तबका सामाजिक तौर पर बहुत बुद्धिमान है। राजनीतिक तौर पर मैं नहीं सब कहता कि वो कैसा है, ये आप लोग के एनालिसिस का विषय है, पर सामाजिक तौर पर बड़ा अवेयर प्राणी है। पॉलिटिकली है या नहीं, है अलग बात है।
लेकिन इस कोरोना की विपत्ति ने यह दिखा दिया है कि इस देश में गरीब के नाम पर राजनीति करने वाले लोग दरअसल कितने बड़े ढोंगी हैं, कितने बड़े झूठे हैं, और सामने सामने देख रहे हैं कि गरीब पिस रहा है, मर रहा है। मदद जितनी हो रही है ना भाइयों बहनों, ये बहुत नाकाफ़ी है। सुनिए कुछ बयान जो नेता लोग देते हैं, ये सुनिए, फिर हम इस डिबेट में के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कोरोना की इस विपत्ति काल में क्या हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में 50 लाख से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं, 3.25 लाख लोग मर चुके हैं दुनिया भर में, अकेले अमेरिका में 92,000 मर चुके हैं, और उम्मीद की जा रही है कि इसी हफ्ते अमेरिका में मरने वालों की तादाद 1 लाख होगी। भारत में हम काफ़ी बढ़ चुके हैं, 1,07,000 के आसपास का यहाँ आंकड़ा है, और मरने वालों की तादाद भी भारत में 3300 पार कर गई है। उत्तर प्रदेश में भी हम 5,000 पार कर चुके हैं, और बाराबंकी, गोंडा, अंबेडकर नगर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ जैसे पिछड़े गांव ग्रामीण वाले जनपदों में कोरोना ठीक से फैल रहा है। क्यों फैल रहा है आप सब अच्छे से जानते हैं, आप सब खुद पॉलिटिकली सोशली बड़े अवेयर हैं कोरोना क्यों फैल रहा है। सुनिए ये बयानात, फिर डिबेट आगे बढ़ाएंगे। चुनाव होते हैं तब ये सरकार नहीं देखती है कि इसमें बीमा फिटनेस है कि नहीं। जब चुनाव होते हैं तब इनको अधिग्रहण किया जाता है, तब कोई नहीं देखता। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई है तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। आपदा के वक्त इस प्रकार का घिनौना मजाक बड़ा राजनीतिक दल ने कभी नहीं किया होगा कि सूची दें और सूची के बाद एक सरकार की बसों की सूची निकले, और उस सरकार की बसों की सूची में से 460 यानी करीब आधी बसें फर्जी निकल जाए। जेल की दीवारें अजय लल्लू के इरादों को नहीं रोक सकती। मुकदमे जितने लादले हैं लाद लो, लेकिन उन मजदूरों को घरों जाने दो। मुख्यमंत्री जी, 89 बसें जो लगभग 900 के आसपास हैं, इन मजदूर जो पैदल चल रहे हैं, ट्रकों से चल रहे हैं, असुरक्षित चल रहे हैं, आज भी दुर्घटना हुई है, इनके लिए आप इस्तेमाल कीजिए। हम 120 की जगह 200 बस आपको और दिए देंगे। उस सूची में बहुत सारे ऐसे वाहन थे जो एक्चुअली बसेस थे ही नहीं, बहुत से ऑटो थे, ऑटो रिक्शा थे, 2 व्हीलर थे, 4 व्हीलर थे। तो ऐसे टाइम में आप सरकार का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, गलत सलत सूची दे रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो आपने सुना, सोल्यूशन किसी के पास नहीं है, आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं। कांग्रेस ने जो बसें दी उसमें से कुछ कबाड़ा थी, तो 879 अच्छी भी थी, वही चला लेते, वो भी नहीं चली। आज कांग्रेस ने डेडलाइन दी थी कि हम 6-7 बजे तक बस देखेंगे, आप नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, रोज़ भाड़ा तो भरेंगे नहीं, वापस कर देंगे। बसें वापस चली गई, गरीब पैदल आ रहा है। सरकार कह रही है कि हम बहुत बसें और बहुत ट्रेनें लगाए हैं, सबको लाएंगे, लेकिन अभी भी अगर आप राष्ट्रीय राजमार्गों पर जाइए तो अभी भी लोग पैदल जाते हुए आपको नजर आ जाएंगे आसानी से। आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नवीन श्रीवास्तव मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से, आराधना मिश्रा मोना है मेरे साथ, CLP लीडर हैं कांग्रेस पार्टी की, हरिशंकर पांडे PCS संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, सुनील साजन मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, और अशोक सिंह जी अखिल भारतीय मजदूर संघ के लीडर हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई नवीन जी, आज जो प्रेस नोट जारी हुआ है सरकार की तरफ से, उसमें कहा गया कि आप लोग 1000 ट्रेनों में भर के लोगों को ले आए, हज़ारों बसें लगाई। तो ये जिन लोगों को आप ले आए वो तो घर पहुंच गए, ठीक बात है, लेकिन ये जो पैदल चले आ रहे हैं ये कौन लोग हैं? ब्रजेश जी, देखिए, यह पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अंदाज था कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 20 से 25 लाख की संख्या में अप्रवासी मजदूर आएंगे, और जब जैसी आवश्यकता हुई 1044 ट्रेनों के माध्यम से लगभग 9 लाख लोग आए। आवश्यकता जब भी पड़ी, आप याद करिए लॉकडाउन फर्स्ट जब शुरू हुआ, आनंद विहार बॉर्डर पर हजारों लाखों की संख्या मजदूर हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों की व्यवस्था की, उनको उनके गंतव्य तक हमने पहुंचाया। जब भी जहां जैसी आवश्यकता हो रही है हम कर रहे हैं, और सिर्फ हमारी सरकार ब्रजेश जी उनको घर तक पहुंचाने तक सीमित नहीं है। उनको 15 दिन का राशन देना, उनको क्वारंटीन करना, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था करना, और मनरेगा के माध्यम से तत्काल उनको गांव में रोजगार देना, यह सब भी सारे हम काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में ऐसी राजनीतिक पार्टी जो उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशक से राजनीतिक रूप से समाप्त हो चुकी है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की लोकप्रियता से घबराकर उन्होंने एक राजनीतिक शोषा छेड़ा। आप ब्रजेश जी, एक आराधना जी हैं, नौजवान नेता हैं, बड़े राजनीतिक परिवार से हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे भी एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, सब लोग जानना चाहेंगे, क्या ये मजदूर
जो उत्तर प्रदेश की सीमा से होके बिहार जा रहे हैं या उत्तर प्रदेश में पैदल जा रहे हैं। बड़े राजनीतिक परिवार से आपका क्या मतलब? जी। अपने दम पर 2 बार चुनाव नहीं, जीत कर आई है, अनुभव है ना, पारिवारिक अनुभव है। बावजूद अपने दम पर जीत कर नहीं आई नहीं, हैं। पारिवारिक अनुभव भी है, राजनीतिक पृष्ठभूमि अनुभव से क्या है, है? अपने पारिवारिक। दम पर जीत कर आई हैं। हाँ बिल्कुल आपकी जीती लहर हैं, में। आप अनुभवी ये है ना। कैसे कह सकते हैं कि परिवार बड़ा है? बचपन से सारी चीजें राजनीति की देखी समझी होगी, देखी मैंने है, इसलिए तो आते ये मैं नहीं कह कह रहा हूं। सकते ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आखिर वो मजदूर आ कहां से रहे हैं ब्रिजेश जी? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वहां से क्या वो पैदल चल के नहीं आ रहे हैं? वहां से ट्रकों में नहीं आ रहे हैं? औरैया की जिस दर्दनाक घटना के बाद ये लोग जागृत हुए, वह ट्रक कहां से आया था? वह राजस्थान से बैठ के आए थे लोग। अच्छा, एक क्या बात बताओ नवीन क्या जी। एक ब्रिजेश भाई, 1 मिनट समय दीजिएगा। देखिए, गंभीर विषय चर्चा, और आप बहुत गंभीर चर्चा कराते हैं। इतनी सेंसिटिव कोरोना में मैंने किसी की डिबेट नहीं देखी जो मैं आपकी देखता हूं, इसलिए मैं इसको बहुत गंभीरता से स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये आखिर सब कह के आप मेरे ऊपर दबाव मत बनाओ। नहीं, आखिर ये मजदूर जो पैदल महाराष्ट्र से चल के राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमाओं तक आ रहे हैं, क्या उनके लिए बसों की व्यवस्था करना, जहां इनकी खुद की सरकार है, वो उचित नहीं एक होता? बात बताओ मुझे। अच्छा, दूसरी ठीक है, चीज- एक सेकंड सुन तो लो। जी। अगर कांग्रेस ने 1000 बसों की सूची भेजी, ठीक है, 250-300 बसें कबाड़ा है, 700 ठीक थी, वही चलवा लेते। जी ब्रिजेश क्या जी, गलती की थी मैं- गरीबों ने? मैं वही 700 बस नहीं दी। ब्रिजेश जी, मैं वही जवाब देना और आप चाहता जिस पार्टी को कह रहे 30 साल में मर गई, खप गई या खत्म हो गई, उसी ने आपको 3 दिन से नाको चने चबवाए हैं। आज ब्रिजेश जी, तीसरा दिन है लगातार डिबेट। झूठ उसी में पे बड़ी करनी पड़ ताकत रही। होती है ब्रिजेश जी। मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा। बड़े आसानी से कांग्रेस ने ये बता दिया, कांग्रेस ने कहा कि हम 1000 बसें दे रहे हैं। ये ठीक हुआ, आप लखनऊ में आप इन बसों को, नहीं साहब, लखनऊ में 17 तारीख से हमारी बसें दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे खड़ी हैं। जब यह निर्देश हुआ कि आप दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में 500-500 बसों को भेज दीजिए, तब आपके नेता जो है वो चले गए आगरा कि साहब आगरा से हम बस लेके आएंगे। बसें आप 17 तारीख से बता रहे हैं कि खड़ी है नोएडा गाजियाबाद, और लेने आप जा रहे हैं आगरा बॉर्डर पे। एकजुट। तो दूसरा, आप कांग्रेस के जाल में फंस गए ना। नहीं, हम actually। जाल में कहें ना ब्रिजेश जी। ट्रैप दूसरा में आ गए कांग्रेस के। ब्रिजेश जी, आज 3:30 दूसरों को बजे ट्रैप में लेते थे, इस बार उल्टा गेम हो गया। ब्रिजेश जी, आज आपने प्रियंका वाडेरा जी का 3:30 बजे प्रेस देखा होगा। जी। एक प्रश्न, एक जो उन्होंने कहा, मैं जानना चाहता हूं आराधना जी से भी के माध्यम से, कांग्रेस से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 60 लाख, मैं शब्द दोबारा पे, 60 लाख आप्रवासियों की मदद की। कुल 20-22 लाख लोग आए और 60 लाख की मदद इन्होंने कर दी। ये ओके, आराधना मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ ये चुकी नाटक हैं, और बंद सुनील करिए। साजन भी आ और रहे अगर हैं। आप राजनीति सबका बहुत करनी है स्वागत। आपको, हाँ, बिल्कुल तो प्रमोद ठीक। तिवारी आपने ऐसे अपनी- जमीनी लोगों को अपने साथ रखिए। नए 4 दिन के आए लोग जो 20 लाख और 60 लाख का फर्क नहीं समझते हैं, उनको थोड़ा दूर करिए, गंभीर राजनीति ओके, करिए। आपने अपनी बात कह ली। अब मैं चाहता हूं तसल्ली से आप दूसरों की बात भी सुने। आराधना मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। आराधना जी, ऐसा मैसेज क्यों जा रहा है कि आप मदद कम कर रही हैं, मदद का ज्यादा ढिंढोरा पीट रही हैं? देखिए ब्रिजेश जी, लगातार आप ने उत्तर प्रदेश के हर गंभीर मामलों पे चर्चा की है, मैंने देखा है, बड़ा सम्मान भी करती हैं आपका। अगर आप घटनाक्रम को देखें, 16 तारीख को हमने मुख्यमंत्री को, माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा कि उत्तर प्रदेश में हम 1000 बसें देना चाहते हैं। वजह क्या थी? मैं ये नहीं कहती, कोई आलोचना नहीं कर रही हूँ कि सरकार काम नहीं कर रही या वो ठीक से नहीं काम कर रही। सरकार काम कर रही है, अपनी क्षमता के हिसाब से कर रही है, पर कहीं ना कहीं उन जो रिक्वायरमेंट है जमीन पर, जो आज हम देख रहे हैं सड़कों पर प्रवासी मजदूर नंगे पैर चल रहा है, आज हम देख रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं के प्रसव हो जा रहे हैं सड़कों पर, आज उनके पैरों में छाले पड़ रहे हैं, 3-3, 4-4 दिन वो खाना नहीं खा रहे हैं, पर वो हजारों किलोमीटर पैदल चले जा रहे हैं। ये प्रस्ताव हमने रखा। 18 तारीख को मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, जिसके लिए हम उनके लिए आभारी हैं। उन्होंने हमसे सूची मांगी, हमने उनके ऑफिशियल जीमेल अकाउंट पे हमने उनको अपनी सूची दे दी। हम इंतजार करते रहे कि हमने सूची उनको दी, उसका जवाब आने दीजिए। जवाब नहीं आया कि सूची में क्या कमी है। उस लिस्ट को उनको स्कैन करना चाहिए था, देखना चाहिए था, कोई कमी थी आप हमें बताते कि आपकी सूची में ये कमियां हैं, ये ठीक है। पर आपने ऐसा नहीं किया। ट्विटर के माध्यम से, प्रेस में लीक करके वो सूची चारों तरफ गई, पर आज तक उत्तर प्रदेश में ना हमें सूचना हमें भेजी गई या प्रियंका जी के ऑफिस में भेजी गई। आप दूसरी बात को समझ लीजिए। अभी मेरे बहुत वरिष्ठ साथी हैं, उन्होंने कहा कि प्रियंका जी ने कहा कि 60 लाख प्रवासी मजदूरों को हमने उनकी मदद की है।
मैं फिर से बता देना चाहती हूँ नवीन जी को ससम्मान कि 60 लाख प्रवासी मजदूर जो उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश के मजदूर जो उत्तर प्रदेश के बाहर हैं, उनको की संख्या लगभग 60,000 है, जिसकी हमने कांग्रेस पार्टी ने मदद की। जब कोई उनकी सहायता को नहीं आ रहा था जी, तब हमने मदद की। लेकिन आपके हमने अध्यक्ष को हेल्पलाइन क्यों जारी गिरफ्तार की, कर दिया गया सरकार और का आप लोग अपना सेवा मामला अलग करने चल आए रहा थे? था। आप पर तो एफआईआर पर एफआईआर हो गई है, कुछ नोएडा पे हुई, कुछ लखनऊ में हुई, आगरा तक में हो गई। आपके अध्यक्ष अरेस्ट हैं, लखनऊ लाए जा रहे हैं। देखिए ये असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। अजय कुमार लल्लू जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। अधिकृत रूप से अजय कुमार लल्लू जी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आगरा भेजा था, आगरा बॉर्डर पे भेजा था, जहां से ये तय हुआ था कि वो बसें आएंगी और वो ले जाकर के उत्तर प्रदेश के संबंधित अधिकारियों को हैंडओवर करेंगे। होगी कांग्रेस की, क्योंकि अब आप 1000 बसें दे रही थी, वो बस नहीं मिली, बदले में 3-4 मुकदमे खा गई आप लोग। आपके अध्यक्ष जेल चले गए, प्रियंका जी के निजी सचिव पर भी एफआईआर हो गई। अच्छा काम करने गए थे, एफआईआर गले पड़ गई। अभी आगे कुछ करने का इरादा है या शांत रहना है? देखिए ये कांग्रेस पार्टी है जिसने आजादी का आंदोलन लड़ा था और हम उनसे लड़ रहे हैं। जब आजादी का आंदोलन हम लड़ रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो आज जो लोग हैं जो ढिंडोरा पीट रहे हैं वो उन्हीं अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे। ये अभी नवीन श्रीवास्तव कह रहे थे कि आप बड़े परिवार से हैं और क्या क्या कुछ कह रहे थे आपसे। आपको आप कोई जवाब देना चाहें तो गो अहेड, आप जवाब देना चाहें तो कह सकते हैं। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैंने ऐसी विरासत अपने पिता से ली, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। पर मैं एक बात और कह देना चाहती हूँ कि 2 बार मुझे उसी मेरे विधानसभा क्षेत्र ने आशीर्वाद देकर के भेजा है। जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा लोग हार चुके थे, तब मैं मोदी जी के लहर में 70,000 से जीत करके आई थी और 1 बार नहीं 2 बार जीत के आई हूँ। पर मुझे फिर भी गर्व है कि मैं ऐसे पिता की कर रहा हूँ। नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष को अगर राय देनी है तो आप और आपके पिता ऐसे जमीन से जुड़े हुए लोगों से राय लें, जो 20 लाख 60 लाख का फर्क समझें। आप कमेंट कर रहे थे, आप तारीफ नहीं कर रहे थे। जो राजस्थान सरकार की बसों को कांग्रेस पार्टी की सरकार बता के प्रस्तुत कराते हैं, जस्ट वेट प्लीज, ऐसे लोगों से बचती कुछ राजनीतिक मजबूती पहले राउंड में अपन इसलिए मैं तारीफ कर रहा था। पहले राउंड में तो एक ही व्यक्ति बोलता है। जी जी, ऑलराइट मैम, जस्ट वेट ओके। सुनील साजन जी जुड़ चुके हैं जी। मैम 1 मिनट वेट करिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। बहुत दिन के बाद समाजवादी लोग पकड़ में आए हैं डिबेट में, तो भाई बहुत स्वागत आपका, विशेष धन्यवाद कि आप लोग डिबेट में कंडीशनली आना शुरू किए हैं। तो सरकार तो ट्रेन चलवा रही है, बहुत प्रयास कर रही है, ऐसा दावा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 1000 बस लेकर खड़ी है, आप क्या कर रहे हैं? ट्विटर देखिए ब्रजेश जी, मैं तो क्योंकि आपका डिबेट इतना शानदार होता है, मैं आपके कार्यक्रम में जरूर अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी से भी और कांग्रेस से भी कि ये बसों की राजनीति बस करिए अब। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, नवीन जी को, बड़े भाई हैं, वैसे तो झूठ नहीं बोलते, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखना होता है, सरकार के कुकर्मों को छिपाना होता है, तो इनकी मजबूरी है। ये कह रहे थे योगी जी की लोकप्रियता इतनी है कि क्या योगी जी की ही ये लोकप्रियता है जहां दुर्घटनाओं में प्रवासी जो मजदूर हैं उनकी मौतें हो रही हैं जी। क्या इसको आप योगी जी की लोकप्रियता कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में बहनें अपने बेटों को जन्म सड़क पर दे रही हैं? क्या इसको योगी जी की लोकप्रियता कहेंगे कि एक बेबस मां अपने छोटे से बच्चे को अटैची में बिठा करके सोते हुए वो चल रही है? मतलब क्या ये लोकप्रियता के पैमाने हैं? और कभी कभी आप कह देते हैं कि 27,000 बसें चल रही हैं। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि इतनी देर में ट्रेन आपने क्यों चलाया, फिर आपने सीमा क्यों सील कर दी? देखिए जिस तरीके से ब्रजेश जी सीमा सील हुई है, मतलब हमारी पुलिस और पीएससी डंडे और बंदूक के बल पर आप मजदूरों को रोक रहे हैं, प्रवासियों को रोक रहे हैं। किन को रोक रहे हैं? जो राष्ट्र निर्माण करते हैं, जो पुल पुलिया बिल्डिंग पर साजन जी एक बात बताइए, सुनील जी एक बात बताइए, उनको रोक रहे हैं। अगर कांग्रेस 1000 बसें चला रही है ब्रजेश जी, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? आपको बुरा क्यों लग रहा है? अगर कांग्रेस 1000 बस दे रही है
वेलकम करिए, इस आपदा में जो मदद करे बहुत अच्छी बुरा बात नहीं लग रहा है ब्रजेश जी, मुझे कतई बुरा नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूं 2000 चला दें, आप तो 5000 मिर्ची भी लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बुरा क्यों लग रहा है। जब योगी जी ब्रजेश नहीं आपकी चला अदा पा बहुत रहे, अजीब, मतलब निराली है। जब योगी जी नहीं चला पा रहे हैं तो स्वाभाविक है ये तो योगी जी से सवाल पूछना चाहिए। जब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम बस लगाना चाहते हैं, तो योगी जी ने क्यों कहा कि जब हम इतनी बड़ी बस विपत्ति चलाएंगे? है, जनता परेशान है, जब गरीब आपने कहा परेशान कि है, हम बस मजदूर परेशान चलाएंगे। है, सर्वहारा वर्ग परेशान है, विपक्ष के लार्जेस्ट अपोजिशन है, मैं- आप खड़े होकर सवाल क्यों नहीं करते यही कह रहा हैं? हूं। आप पूछिए 4 सरकार से, दिनों से आप बस सरकार की से सवाल राजनीति करिए, हो रही। प्रतिदिन 4 प्रेस दिनों कॉन्फ्रेंस से करिए, बस सरकार पर से सवाल डिबेट हो करिए रही। और पूछिए सरकार से कि सरकार क्या कर रही है। लार्जेस्ट अपोजिशन है आप अरे कर्तव्य ट्विटर है ना आप ब्रजेश पूछिए। जी, आप इनसे ये पूछिए। कह रहा हूं ट्विटर और सोशल कि मीडिया क्या है ना। 4 नवीन जी, दिनों प्लीज, में आप एक भी सहयोग करिए। बस चली और उस बस पर मजदूर बैठा? बस पे तो कोई बैठ नहीं रहा है। योगी जी तो जनरल डायर हो गए, मजदूरों के ही रोक रहे, ऐसा रोक रहे लग रहा कि वो आक्रमणकारी हो, वो उत्तर प्रदेश के मैं दूंगा दुश्मन हो, नवीन जी टाइम, वो तसल्ली, उत्तर प्रदेश में घुसपैठ कर रहे हो, इस तरीके से सीमा सील की है। तो ये तो अपनी नाकामी भाई, एक लार्जेस्ट छिपाने के लिए अपोजिशन होने के जितना नाते आपने कांग्रेस की समाजवादी बस पार्टी चलाएं की या क्या न चलाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जितना आप सरकार को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा करते हैं? सरकार से सवाल समाजवादी पार्टी क्यों नहीं पूछती है? मजदूर को लाने के लिए काम करती तो आज नहीं, मैं तो कह रहा हूं समाजवादी पार्टी ब्रजेश जी देश की इकलौती विपक्ष की ऐसी पार्टी है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का कोई मजदूर अगर दुर्घटना में किसी की मौत होती है, उसकी जान जाती है, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की और हमने सरकार से मांग की कि आप 10 लाख रुपए की मदद करो। अगर योगी जी उसकी 10 लाख की मदद कर देते, अपनी जेब से दे देते। इस राउंड का एक अंतिम सवाल आपसे, क्या ये मजदूर भारतीय का जनता पैसा पार्टी, है, ये आम आदमी का पैसा, क्या ये आप भारतीय उन्हीं का जनता पैसा पार्टी उनको वापस करते? एक सेकंड सुनील जी, क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मैच फिक्स है क्या बसों को लेके? नहीं, ये तो दोनों लोग एक जैसे ही हैं, मतलब इनका नेचर एक जैसा ही होता है। मैं कह रहा हूं अगर एक जैसा नहीं होता तो क्या 4 दिन में बस खेल रहे हैं? हाँ। उन बसों पे कितने लोग बैठे? मैं कह रहा हूं आप डिबेट कर रहे हैं ब्रजेश जी, जो मजदूर देख रहा होगा या मजदूर के घर वाले देख रहे होंगे, वो बड़ी उम्मीद कर रहे होंगे कि सरकार भी बस चला रही है, कांग्रेस भी बस चला रही है, अब हमारा जो घर के उनके लोग हैं, जो मजदूर हैं, भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, वो घर आ जाएंगे। उनको मालूम ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जी मेरे साथ हरिशंकर पांडे जी भी हैं, सोशल मीडिया पर और छाने के अशोक लिए सिंह अखिल बस खेल रहे भारतीय हैं। मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मैं पहले रुख करता हूं हरिशंकर पांडे जी का, पूर्व पीसीएस अधिकारी हैं और पीसीएस संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। 38-39 साल का प्रशासनिक अनुभव है उत्तर प्रदेश में उनका। भाई पांडे जी, ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? गरीब मजदूर सड़क पर चल रहा है, मर रहा है, खप रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई गाड़ी रोक रहा है, कोई बस दे रहा है, कोई बस रोक रहा है, पर एंड ऑफ द डे इसमें सफ़र कौन कर रहा है? जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है। देखिए ब्रजेश जी, हम आपको एक बहुत स्पष्ट बात हम आज कहना चाह रहे हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, तीनों लोगों के बहुत ही सम्मानित प्रवक्ताओं की बात हमने सुनी और हमें सबसे ज्यादा आश्चर्य ये है कि इस समय हम सबसे बड़ी त्रासदी से जूझ रहे हैं। हमारे पिछले एक सप्ताह के आंकड़े लगभग 60% बढ़े हैं और हम लोग आज 1,06,000 पे पहुंच गए हैं। प्रतिदिन 5,000 करीब वृद्धि हो रही है। ताज्जुब की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई मदद के लिए आगे आता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी का हो, चाहे सड़क चलता आदमी हो, उसको अधिकार उतना ही है जितना सत्तारूढ़ दल को है। हम जैसे भी चाहे सेवा करें, हम 10 रुपया दें, चाहे 20 रुपया दें, चाहे एक बस दें, चाहे आधी बस दें, चाहे अपनी उस पे बैठा के ले जाएं, अगर सरकार इंतजाम करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो जनता की मदद करने का दायित्व और अधिकार दोनों जनता को है, संपन्न वर्ग को। आप इसको राजनीति से मत जोड़िए। सबसे बड़ा दुख है कि जो पार्टी जैसी भी है, हम पार्टी की बात ही नहीं कर रहे हैं, अगर उसने ऑफर किया है तो आपको उसकी सहायता लेने में
आखिर क्या परेशानी? ये सहायता आपको नहीं थी, ये सहायता मजदूरों के लिए थी। और आपको सुनके तो आप तो जानते ही हैं कि अकेले बाराबंकी में आज 92 केस आए, कल जो है बस्ती में 50 केस आए। और ये सब किसका परिणाम? कि ये जितना लॉकडाउन में जो मजदूर एक साथ ट्रकों में भर के, बसों में भर के अंदर आ रहे हैं, अगर एक को भी हुआ है तो वो लोगों में फैला रहा है। गवर्नमेंट माने या न माने, लेकिन स्थिति ये है कि ये सोशल स्प्रेडिंग इसकी हो रही है। और घुमा फिरा के जो सरकारी एजेंसी है, आईसीएमआर ने जो एक कमेटी गठित की थी, उसने भी कहा है, लेकिन पता नहीं क्यों भयवश वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वो हमने मटेरियल देखा था। तो अब प्रश्न ये है कि विवाद सरकार जो प्रयास कर रही है पांडे जी, वो पर्याप्त हैं या नाकाफी हैं? जी, सरकार जो प्रयास कर रही है वो पर्याप्त हैं या नाकाफी हैं? देखिए, सरकार जो प्रयास कर रही है, जितनी उसकी सामर्थ्य है उतनी वो कर रही है। लेकिन इस समय सरकार को जरूरत है अतिरिक्त सहायता की। एक सुझाव हम आपको देना चाहते हैं जी, और शायद आप भी अप्रिशिएट करेंगे कि देखिए, जितने जिलाधिकारी या एडवांस में अप्रिसिएशन का दबाव ना बनाएं जी। नहीं, हम अप्रिसिएशन का इसलिए दबाव बना रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि वरिष्ठ अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्हीं के हाथ में इस समय इनको मजदूरों को बीमारी से भी निकालना है, साथ ही साथ उनको सकुशल पहुंचाना है और उनका कोविड टेस्ट भी कराना है। ठीक है। आप देखिए कि केवल जिले में एक कलेक्टर है और जो G11 बना हुआ है उसमें 11 लोग हैं, लेकिन कोई भी टेक्निकल आदमी नहीं है, ना मेडिसिन का है, ना उसका है साइंटिफिक उसका है। इसी तरह से केंद्र में भी 11 कमेटी बनी हुई है, ग्रुप्स। क्या चाहते हो आप? और उन सब में सारे आईएएस अफसर है, रिटायर्ड मोस्टली। अच्छा, ठीक है, वो अच्छी बात है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि उसी के नीति आयोग के एक सदस्य थे मिस्टर जो पांडे जी, थोड़ा समझ करने क्योंकि वक्त थोड़ा कम है मेरे पास अभी। हम बहुत जल्दी में बताना चाह रहे हैं। उन्होंने ये कहा था 24 अप्रैल को कि 16 मई तक आंकड़े 0 हो जाएंगे और फ्लैटन हो गया है। लेकिन 16 तारीख को 1 लाख हो गए। ये सब लॉकडाउन में शिथिलता का परिणाम है। इस समय लॉकडाउन की जरूरत थी। ऑलराइट पांडे जी, मैं नेक्स्ट राउंड में आपके पास आता हूं। मेरे साथ अखिल भारतीय मजदूर संघ के अशोक सिंह जी दिल्ली से मौजूद हैं। अशोक जी, जब मजदूर संगठन इतने ताकतवर एक समय नहीं, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस। ऑलराइट, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस। ऑलराइट, यस, आई एम सॉरी। ये आप मुझे बताइए कि जब मजदूर संगठन इतने ताकतवर थे, आज क्या कारण है कि आप लोगों की आवाज गुम हो गई? गरीब मजदूर सड़क पर यूं ही परेशान घूम रहा है और आप लोग उनकी कोई आवाज नहीं बन रहे? ब्रजेश जी, आप कैसे ऐसा कह रहे हैं कि मजदूरों की आवाज गुम हो गई है? मजदूरों की आवाज सारे श्रमिक संगठन सुन लीजिए, सारे श्रमिक, मैं वास्तविक बात कर रहा हूं, सारे श्रमिक संगठन एक साथ हैं और एक साथ होकर उन्होंने 22 तारीख को पूरे देश में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। 36 दिन, 1.5 महीने पहले सारे श्रमिक संगठनों ने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी को लिखी थी कि इनकी व्यवस्था की जाए। लेकिन शासन, अभी देखिए, आप योगी जी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 14,000 बसें हैं प्रदेश सरकार के पास, चाहे तो कुछ भी कर सकती है। न करने की इच्छा, प्रधानमंत्री ने कहा जान है तो जहान है। जब जान बचाना किसका धर्म है? राजा का होता है, शासक का होता है, प्रधानमंत्री का होता है, मुख्यमंत्री का होता है। अब 14,000 बसें भी हैं और प्रधानमंत्री का आदेश भी है, जान है तो जहान है, तो क्यों नहीं बचा रहे हैं? और फिर जो दे रहा है, हमारी प्रियंका जी ने 1000 बसों का कहा कि हम दे रहे हैं, तो बसें लौटा क्यों रहे हैं? अरे उनकी जान बचाइए, उनको घर तक पहुंचाइए, उनको खाना दीजिए, पानी दीजिए, 3 महीने का राशन। सरकारों पर आप लोग दबाव नहीं बना पाए। कम से कम कोई मजदूर संगठन मुझे लगता है कि प्रभावी नहीं है जो पर्याप्त दबाव बना पाता और सरकार अपनी नीतियों को। उन्होंने क्या, आप लोग दबाव नहीं बना पाए। आप तो विद्वान आदमी हैं, आप सुन लीजिए, मजदूरों को इन्होंने प्रवासी बना दिया।
प्रवासी माने क्या? अरे जो अपना तन मन अपना पसीना लगा दे प्रवासी हो गया, जो पूंजी लगाता है भारतीय, वो सारे मजदूर भारतीय। सर मैंने उनको नागरिक कहा है, करोड़ों मजदूरों को प्रवासी कर मैंने दिया, उनको 20 नागरिक ही अनाउंस किया है। और इसमें सेक्टर में ये आप लोग हैं जो उनके लिए नहीं लड़ रहे हैं। उनको आपने प्रवासी बना दिया, माइग्रेंट में विदेश से आ रहे हैं जी। अरे भारत के हैं, भारत निर्माण में लगे हुए हैं, उनकी जान बचाना, उनके भारत ओके की जान नहीं बचेगी, उनका मान नहीं बीरेन बचेगा, सिंह जी उनका हमारे साथ सम्मान आ गए नहीं हैं बचेगा, डिबेट उनका में। घर नहीं बचेगा। भाई बीरेन जी देखिए उनको बसें भोजन आज नहीं भी देंगे, खड़ी पानी रही नहीं देंगे, और उनको अब घर तक बसें नहीं वापस जा पहुंचाएंगे, रही हैं, तो मजदूर भारत पैदल का आ रहा निर्माण है। कैसे होगा? तो कैसे ये ऐसे स्तंभ है। कब तक चलेगा? स्तंभ को और ये तोड़ने आरोप बाद प्रत्यारोप की राजनीति तो चलती ही रहेगी। साधन है। बीरेन जी एक ऑल राइट, मिनट, अशोक जी प्लीज साधन वेट, है। अशोक जी प्लीज वेट। देखिए एक चीज जो समझ में आती है, आरोप मैं प्रत्यारोप नहीं लगा रहा। आप रुकिए एक मिनट, अशोक जी आपका रुकिए, ध्यान बीरेन जी प्रदेश से बोलेंगे। आकृष्ट कर रहा हूँ। अशोक जी देखिए, प्लीज। ये एक चीज क्लियर है कि सत्ताधारी दल जो करे वो सब ठीक है, और विपक्ष अगर कोई सहायता और काम करे तो उसमें मीन मेक निकाली जाएगी। ये सियासत का अपना तरीका हो सकता है, लेकिन इस अच्छा तरीके गनीमत ये है में कि टायर किस कंपनी का है और कब लगा ये जी। सब चेक नहीं हुआ, लेकिन इस वरना वो तरीके भी में चेक होता। जी डीजल बिल्कुल कहाँ से आया है, कितना भरा गया, ये भी चेक होना चाहिए। ब्रजेश जी, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अरे ड्राइवर कि जब कंडक्टर ये- को 3 दिन से खाना नहीं मिला है। एक सेकंड भाई जी नवीन कि जी, जब ये आप बार-बार बीरेन जी में ही बोलते हो प्रधानमंत्री हमेशा। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोषों में जब ये फंड के लिए जनता से अपील करते हैं तो उसमें ये जोड़ते हैं कि सपा और कांग्रेस के लोग इसमें पैसा न डालें। तिनके का सहारा क्या जो है विपक्ष के लोग इस कोष में पैसा न दें, नहीं तो इनका पैसा हम वापस कर देंगे और FIR भी कर देंगे। हाँ FIR तो आज लल्लू को तो जैसे छूटे हैं आगरा में तैसे पकड़ लिया, लखनऊ ला रहे हैं फिर। अच्छा लल्लू के तो पीछे ही पड़ी है सरकार, में तो देखता हूँ तो जब देखो लल्लू- तब जेल भेज देते हैं उनको। लल्लू की पीठ इतना लाठी मार मार के मजबूत कर देंगे कि जब सरकार तक पहुंचे तब तक टेढ़ी हो जाए। अब समस्या इस बात की है ब्रजेश जी कि आज देखिए ड्राइवर ने बात कही कि जब ये चुनाव में और रैली में अपने लिए बस लेते हैं तब हमसे फिटनेस नहीं मांगते, तब लाइसेंस नहीं मांगते, तब तो पकड़वा लेते हैं थानेदार से और DM से। और आज फिटनेस और टायर की तारीख का खरीद की तारीख पूछी जा रही है। आलोचना का स्तर होना चाहिए क्योंकि ये बात गरीब मजदूर की है। और मजदूर की बात इसलिए है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने बनारस में एक दिन गरीब मजदूरों का पैर धोया था। इस देश को लोगों को वो तस्वीर याद होगी कि चुनाव के समय क्या मजदूरों के पैर धोले जाएंगे और चुनाव के बाद क्या मजदूर पैरों तले रौंदे जाएंगे। ये इस देश की तस्वीरें आज भी जिंदा है, हकीकत है, जिनका जवाब मांगती हैं जो आज स्थितियां हैं। भाई ये नहीं समझ पाया मैं कि ठीक है 1000 बसें दी, 200 खराब थी, 300 कंडम थी, ठीक है 700 ठीक थी, उसी से भेज देते। विजय जी ये बात तो हर आदमी पूछ रहा है, लेकिन जिसको जवाब देना है वो नहीं दे रहा है जवाब, तो कोई क्या कर सकता है। इस देश के मजदूर बस इतना कर सकते हैं जी कि जो बिना चप्पलों के या जिनके जूते चप्पल रास्ते में टूट गए उसको सहेज के रखें। जब चुनाव आएगा तो नेताजी से उस चप्पल के माध्यम से वो पूछताछ कर सकते हैं। वो चप्पल उनके याद दिलाएगी कि उन्होंने कितना कष्ट सहकर कई सौ किलोमीटर की यात्राएं की हैं। वैसे एक चीज जरूर है कि आज एक सोशल मीडिया ब्रजेश जी एक जुमला चल रहा था। आप नया किस्म का दबाव बना रहे हैं वीरेन जी। सोशल मीडिया पर आज एक जुमला चल रहा था कि एक बार इस देश में नारा आया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब नया नारा है कि ना मदद करूंगा ना करने दूंगा, और जेल भेज दूंगा। इस तरह की नई नई बातें चल रही हैं और सुनने को पढ़ने को मिलती हैं, हम लोग हंसते हैं। लेकिन कल 25 तारीख से हवाई जहाज शुरू हो रहा है इस देश में। लखनऊ से दिल्ली, बंबई, गोवा, कहीं जाओ, कलकत्ता घूमो टहलो। और मजेदार बात यह है कि बीच वाली सीट खाली भी नहीं रहेगी, उसकी भी बुकिंग हो रही है। तो बस में तो डिस्टेंस का, हवाई जहाज में सट के बैठो। ये सब व्यवस्था, एक देश कई नियम, कई अपने हिसाब से सुविधाएं, वाह बड़ी ऊंची बात कही आपने। ये चलती रहेगी। लेकिन एक अच्छी खबर बताऊं कि 92 मरीज अगर बाराबंकी में आज मिले हैं तो ललितपुर, बदायूं और झांसी ये कोरोना मुक्त हो गए हैं। और एक सूचना ये आई है कि 1 लाख आबादी पर 8 आदमी को कोरोना हो रहा है देश में। मतलब अगर 1 लाख की जनसंख्या तो 8 आदमी प्रभावित हो रहा है जी, उससे। जी, वीरेन जी। और यूपी में करीब 5000 संख्या पहुंच रही है, जिसमें से करीब 3000 लोग ठीक भी हो चुके हैं।
अब ये सब सियासत ब्रजेश जी चलती रहेगी और हमको आपको सबको इस देश को बचाना है, उसके लिए मेहनत करना है। एक बात जरूर है कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले कहा था कि अगर बच्चा दूध से प्यासा है, चिल्ला रहा है, तो चाहे बकरी का दूध मिले, चाहे गाय का, चाहे भैंस का, उसको पिला दो। दान के बछिया का दांत नहीं देखा जाता, पहले बच्चे की दूध की प्यास मिटाई जाती है। लेकिन सरकारों ने यहाँ दान की बछिया के दांत भी गिने, उसको खारिज भी कर दिया, उसका दूध भी खराब बताया। मजदूर को बस मिली नहीं, लोग लौट गए। जी वीरेंद्र, 16 लाख लोग बता रहे हैं कि हमारी गाड़ी से आए हैं आज सवेरे तक। लेकिन ब्रजेश जी, इस महामारी ने कई सारी सच्चाइयां दिखाई हैं। आप कल्पना कीजिए कि जिस कोई महिला है, अगर वो विधवा है, लोगों के घरों में चौका बर्तन करके खाती, इस लॉकडाउन में अगर वहाँ बंद हो गई स्थिति, वो अपने गांव लौट रही है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलने के बाद अगर कहीं ना दुकान खुली है, ना पानी है, ना बच्चों के लिए दूध है, तो वो कैसे उनकी प्यास बुझाती होगी, कैसे उनका पेट भरती रही होगी। इस कल्पना से परे चीजें ये इन लोग को नहीं समझ में आता। ये तो हमारे देश में गरीबी का जो चित्रण अदम गोडवी साहब ने किया था, आज उसकी लाइनें बहुत सटीक हैं, आज मैं उनको सुनाऊंगा और सुनिएगा और देखिएगा कि मुफलसी और बेबसी कैसे अपना जिस्म बेचकर रोटी की व्यवस्था करती है। वो जिनके हाथ में छाले, पैरों में बिवाई है, उसी के दम से रौनक आपके महल में आई है। और इधर एक दिन की आमदनी का औसत 54 का है और उधर लाखों में गांधी जी के चेलों की रोज कमाई है। और रोटी कितनी महंगी है ये औरत वो बताएगी जिसने अपना जिस्म गिरवी रख के इसकी कीमत चुकाई है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बड़ा दर्दनाक चित्रण किया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे बहनों भाइयों, तुरंत लौटते हैं और इस बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। बस की सियासत वाकई अब बंद होनी चाहिए। गरीब मजदूरों को, बेबस लोगों को, लाचार लोगों को, परेशान लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाना हुकूमत का कर्तव्य है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। विपत्ति के वक्त सरकारों का ये कर्तव्य है कि वो जनता की मदद करें, जनता की सुरक्षा, उनके खाने पीने का ध्यान रखें, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें। बिना किसी रुकावट सब सामान जनता को मिलना चाहिए ताकि उसे लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसे वक्त में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हुकूमतों का ऐसे वक्त पर यह एक कर्तव्य होता है। ऐसे मौक़ों पर विपक्ष का कर्तव्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये पाया जाता है कि वो सकारात्मक भूमिका निभाएं, विपत्ति के वक्त जनता की मदद करें और सरकारों के साथ जन कल्याण में सहयोग करें। कांग्रेस की तरफ से 1000 बसें जन कल्याण के लिए जब दी गईं तो उनमें से कई तमाम बसें ऐसी, तमाम गाड़ियां ऐसी थीं जिस पे सरकार की तरफ से ये दावा किया गया कि वो बसें नहीं थी, ऑटो थे, टेम्पू थे या 3 व्हीलर थे या एम्बुलेंसेस थी या कुछ बसें कबाड़ा भी थी। अगर मदद की जा रही थी तो उस मदद के बदले आप FIR कर देंगे। क्रिमिनली एक पॉलिटिकल पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट को आप 3-3 मुकदमे दर्ज करेंगे। पहले आगरा में गिरफ्तार करेंगे, फिर जमानत मिल जाएगी तो लखनऊ से पुलिस चल के जाएगी और क्रिमिनलों की तरह एक पार्टी के, कांग्रेस पार्टी या जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके स्टेट प्रेसिडेंट को आप घसीट कर पुलिस ला रही है, वो भी आगरा से लखनऊ के लिए। क्या गरीबों की मदद करना कोई अपराध हो गया है? नवीन श्रीवास्तव से मैं इस बात का जवाब चाहूँगा कि क्या ऐसा आपराधिक कृत्य अजय लल्लू ने कर दिया कि आपको यहाँ से पुलिस भेजकर उनको अरेस्ट कराना पड़ रहा है? क्या किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं? क्या ये ठीक बात है जो आप लोग कर रहे हैं? और फिर जब आपके साथ कभी ऐसा होगा तो फिर तब भी हम लोग भी यही सवाल करेंगे। ब्रजेश जी, ईश्वर न करे कि किसी आपदा के समय में इस प्रकार की ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़े। आप सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि यह बहुत ही संवेदनशील है, इससे ज़्यादा संवेदनशील कोई मुद्दा हो नहीं सकता है। ऐसे समय में इस प्रकार की राजनीति करना जो है, इससे घोर आपराधिक कोई काम नहीं हो सकता है।
मैं 2-3 प्रश्नों का जवाब देना चाहूँगा जो मेरे समाजवादी पार्टी के छोटे भाई साजन जी ने कहा या बहन आराधना जी ने पूछा था। सुनील जी बार बार इस बात को फोकस कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं को आपने सील कर दिया। निश्चित रूप से हमने उत्तर प्रदेश की सीमाओं को सील किया ब्रजेश जी, सील इसलिए किया कि दूसरे राज्यों से जो लोग पैदल ट्रकों में टेम्पो में बैठ के आ रहे हैं उनको हम बॉर्डर पर रोकेंगे, उनको वहाँ हम खाने पीने की व्यवस्था करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार की रोडवेज की बसों से उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाएंगे। इसके लिए हमने रोका। हमारा कोई उद्देश्य नहीं था कि उनको उत्तर प्रदेश में आने नहीं देना है, हमने रोका इसलिए कि हम अपनी व्यवस्था करके उनको हम भेजें। सबसे बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात को कह रही है और ये आप लोग भी कह रहे हैं, मीडिया भी कह रहा है कि ठीक है साहब 1000 बस का उन्होंने ऑफर दिया, 300 खराब थी, 200 खराब थी, बाकी आपने क्यों नहीं लिया। लेकिन ब्रजेश जी इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि 17 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि साहब हमारी बसें गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर पर खड़ी हैं। उनको लखनऊ मांगा गया 18 तारीख को, तो आपने कहा कि लखनऊ नहीं, हम गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर पे हमारी खड़ी हैं। जब गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर पर 19 तारीख को दिन में 12 बजे तक भेजने के लिए कहा गया तो आपने बसें क्यों नहीं भेजी। अजय कुमार लल्लू आगरा से कौन सी बस लेके आ रहे थे, ये जरा प्रश्न सब लोग जानना चाहते हैं। दूसरा मैं प्रश्न करना चाहता हूं बहुत ईमानदारी से, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत बड़ा राजनीतिक नहीं, कम पढ़ा लिखा भी हूं। क्या महाराष्ट्र और राजस्थान से आने वाले अप्रवासी मजदूर वहां की सरकारें बस से बैठा के उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक छोड़ रहे थे? किस प्रकार से वो लोग आ रहे थे? क्यों नहीं उस पर कोई चर्चा करता है? क्यों नहीं वहां पर, अगर आपके राजस्थान में आपकी सरकार है, 1000 बसें जो राजस्थान से आप यूपी में दे रहे हैं, आपने वहां कांग्रेस आपकी सरकार है, आप वहां प्रवासियों को क्यों नहीं किया? एक सवाल ले लीजिए, क्या अजय लल्लू अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं? अपराधी मानवीय संवेदना से खेलना अजय लल्लू नहीं, मैं तो कहूंगा कि श्रीमती प्रियंका वाडेरा से बड़ा अपराधी कोई नहीं है। मानवीय संवेदनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाता है। लखनऊ पुलिस जाएगी, आप कहिएगा कि 1000 बसें हम भेज रहे हैं तो लखनऊ और 1000 बसें, सुन लीजिए ब्रजेश जी, ये गंभीर है। आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड सुन लीजिए। इस बात पे उन्होंने कहा कि हमने 1000 बसें राजस्थान सरकार के लिए, क्या राजस्थान सरकार ने 1000 बसों के जगह पे स्कूटर मोटरसाइकिल दिया? नवीन जी, अगर राजस्थान सरकार के विभाग ने 1000 बसों की जगह पे स्कूटर मोटरसाइकिल दिया तो उनके अधिकारियों के खिलाफ आप भ्रष्टाचार की कार्रवाई करिए। ओके, आप किसे कर रहे हैं? इससे ज्यादा घोर अपराध और आने वाले पीढ़ियां माफ नहीं करेंगे कांग्रेस को। मैं इस पे कांग्रेस ने जो घोर मदद किया है, ये कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन को बताता है कि कांग्रेस की सत्ता तक गिर चुकी है। मजदूरों के साधन पर राजनीति कर रहे हैं लोग। अच्छा लगेगा, अपने राज्यों में आप सुविधा नहीं देंगे। फर्ज निभाया, आप दूसरे के जगह पे पार्टी ने निभाया। एक सेकंड सुन लो, कहानी सुनाएंगे आप। ओके यस, आराधना जी गो अहेड, बोलिए। आप गलत बयान देंगे, आप गलत बयान देंगे, उसको बिल्कुल नहीं सुना जाएगा। आपके पास ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है प्रियंका गांधी के ऊपर उंगली उठाने। क्यों नहीं? प्रियंका वाडेरा आपकी महामंत्री है, तो आपके लिए आदरणीय पूजनीय होंगी। अगर कोई अपराधी प्रियंका वाडेरा उत्तर प्रदेश में आने वाले लाखों प्रवासियों की अपराधी है जो झूठ संख्या बोलती है। आरोप लगा रहे हैं 20 लाख लोग आया कहती है कि 60 लाख लोगों की मदद की है। मदद का झूठा आंकड़ा देना भी आज के तारीख का सबसे बड़ा अपराध है। मदद का झूठा आश्वासन देना, मदद के झूठे आंकड़े देना, इससे बड़ा घिनौना अपराध कोई नहीं हो सकता है जो प्रियंका वाडेरा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी कांग्रेस कर रही है। इसके लिए प्रियंका वाडेरा को और पूरी कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए कि आपने मजदूरों की मजदूरी का नाजायज फायदा उठाया है। आपने 20 लाख लोगों आए और 60 लाख लोगों की मदद के आंकड़े बताए। आपने फर्जी बसों का आश्वासन दिया। अपने राज्य राजस्थान में जहाँ आपकी सरकार है, महाराष्ट्र जहाँ आपकी सरकार है, वहाँ आपने क्या किया है? ओके नवीन जी आप बता दीजिए। नवीन जी एक सेकंड, नवीन जी आप कांग्रेस नवीन जी प्लीज, नवीन जी आप बताइए कि क्या राजस्थान से आने वाले नवीन जी को राजस्थान और महाराष्ट्र ओके नवीन जी एक सेकंड रुकिए, एक उदाहरण बताइए, एक उदाहरण बता दीजिए कि गहलोत सरकार ने, चाहे उद्धव ठाकरे जहां सरकार में है, किसी आप प्रवासी को एक बस नवीन जी आप पर्याप्त इंटरव्यू कर लिए, अब शांत हो जाइए। नवीन जी शांत हो जाइए, एक सेकंड नवीन जी, आप लोग ऑल राइट, ओके यस। आराधना जी आप अपनी बात कहिए, गो अहेड। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई आज अपराध कर रहा है, क्या आप औरैया की घटना को ब्रजेश जी आप उसको एक एक्सीडेंट मानते हैं? मैं मानती हूं कि वो हत्या है।
ट्रक कहाँ कैसे से हो आया? रही है इसकी दूरी? मजदूर कहाँ से आते हैं? राजस्थान से आते, राजस्थान से ट्रक पर बैठ के आते। गाजियाबाद के असली अपराधी तो राजस्थान सरकार, मुझे कांग्रेस सरकार है। आपके सवाल का आराधना जवाब देने जी, दीजिए। आप इस पर नहीं बोलेंगी। अपराधी उनकी मौत उत्तर प्रदेश में आप हुई, ये बता उत्तर दीजिए, प्रदेश अगर में हुई आपको उनकी जानकारी मौत, है और जिस कि वो प्रदेश में मजदूर हुई कहाँ से आए आपकी थे? अव्यवस्था के कारण वो हुई, मजदूर किस आपकी राज्य से आए अव्यवस्था के थे? कारण हुई, किस राज्य से ट्रक पर बैठ के आए थे? अव्यवस्था के कारण हुई। राजस्थान आप से आए थे या जिम्मेदार नहीं हैं आए इसके। थे? नवीन जी, आपकी सरकार नवीन जी, आप एक महिला नेता पर गुस्सा कर रहे हैं इस तरह से। नवीन जी, आप एक महिला पर गुस्सा कर रहे हैं, उनको बात करने दें। बंद करें कांग्रेस। आप एक महिला पर गुस्सा कर रहे हैं, उनको बात कहने दीजिए ना। मजदूरों की मजबूरी का लाभ न उठाए। अरे आप आराधना जी पाखंड ने करना बात बंद की औरैया करिए। घटना की। आप पाखंड करना आप बंद ब्रजेश जी करिए। बता दीजिए कि औरैया में जो जिन लोगों की मौत हुई मैं वो जवाब किस देती राज्य हूँ से आए थे? आपको। सुन तो किस लीजिए। राज्य के ट्रक से आए थे? नवीन जी, क्या वो राजस्थान नहीं था? आप क्या जिम्मेदार राजस्थान हैं। में क्यों कांग्रेस आप सरकार नहीं है? आज क्या हो ये क्या नहीं गया बोलेंगे ये लोग। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आज इतना क्यों कुपित ये हो? गरीबों की सुन लो ना, मजबूरी का दूसरों की बात नाजायज सुनना लाभ न चाहिए। उठाए कांग्रेस। देखो, डेमोक्रेसी में सबकी बात सुननी पुलिस चाहिए। आपकी गाजियाबाद बॉर्डर पे क्यों नहीं रोका उस ट्रक को? क्यों नहीं रोका उस ट्रक को? आखिर वो कहीं से भी आए थे मजदूर। देखिए, राजस्थान पहले से आए मुर्गी थे आई या या पहले देश के अंडा आया, किसी इसकी कोने डिबेट से मत आए थे? करिए। गाजियाबाद जी, की बॉर्डर पे पहले ये बताइए, या तो आप ये बताइए कि वो ट्रक की आदत राजस्थान है से आया था कि कि नहीं आप आया लोग था? अपनी सच्चाई राजस्थान का में आईना आपकी देखने सरकार है नहीं कि जाते। नहीं है? जहाँ की 1000 ओके, ऑल राइट, नवीन जी, एक सेकंड रुकिएगा। आराधना जी, लास्ट क्वेश्चन। ओके, आराधना जी, आप अजय लल्लू अरेस्ट हो गए, व्हाट नेक्स्ट? आपके पास एक सेकंड। आराधना जी, अजय लल्लू अरेस्ट हो गए, व्हाट नेक्स्ट? अब कांग्रेस क्या करेगी? ब्रजेश जी, एक सेकंड अशोक जी, आप रुकिएगा, मैं आता हूं आपके पास। नहीं एक मिनट ब्रजेश जी, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। प्लीज। मैं इनको साबित कर देती हूँ कि औरैया के जिम्मेदार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कैसे जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश के जब तक वो लोग जिस भी प्रदेश से आए, जब तक उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे से अंदर वो प्रवेश किए, तो वो उत्तर प्रदेश की वहां पे पुलिस थी, प्रशासन था, उन्होंने उनको क्यों नहीं रोका वहां पे? जब हमने और रोकने की आप बात जानते की, हैं, अभी आप गाजियाबाद ही से के औरैया सहयोगी तक जिनके साथ मिलकर आप कितने चुनाव सारे लड़ी थी, कितने सारे सुनील साजन ने कहा कि आपने सीमाओं को सील कर दिया। आप हमने सीमाओं को बीच में सील नहीं इसीलिए बोलेंगे। किया, आराधना जी, आप अपनी बात कोई भी आपने व्यक्ति अपनी ट्रक से बात इस को प्रकार के समाप्त साधन करिए। से ना मुझे लड़े। अपनी जवाब देने आप दीजिए। दोनों सुनील मत साजन, करिए। आप दोनों कृपया शांत हो जाएं। आपका सबसे बड़ी मैं दिक्कत कोशिश है। करता हूं डिबेट को अपन सिस्टमैटिक लेके चलते हैं। आराधना जी, प्लीज कोऑपरेट, प्लीज। मैं कोशिश करता हूं कि आगे टाइम मिले तो और आप लोग को इंटरेक्ट कराऊंगा। मेरे साथ सुनील साजन मौजूद हैं। भाई सुनील जी, अपनी जिस जवाब- वक्त गरीबों मुझे की तो आप मदद जाने होनी दीजिए। चाहिए, हेल्प होना जवाब तो मुझे देने चाहिए, दीजिए। उस वक्त इस तरह की राजनीति हो रही है। ये देखकर भी कई बार इन सब व्यवस्थाओं से मन बड़ा खिन्न हो जाता है। देखिए ब्रजेश जी, मैंने सबसे पहले यही कहा था कि दोनों दलों को बसों की राजनीति नहीं करनी चाहिए इस दौर पे। और मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस ने बसें दी हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन यही बड़ा मन कांग्रेस क्या उन राज्यों में भी दिखा पाई जहां उनकी खुद की सरकारें हैं? क्या वहां मजदूर पैदल नहीं चल रहे हैं? क्या वहां बेबस नहीं है? क्या छोटे छोटे बच्चों के साथ, बीबी बच्चों के साथ झोला लेकर के नहीं चल रहे हैं? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन जी ने कहा कि हमने सीमा क्यों रोकी, सीमा पर मजदूरों को क्यों रोका। आपने ये नहीं कहा कि किस तरीके से रोका, आपने दिखाया आपके भी चैनल पर पुलिस की लाठी और मजदूर का हाथ पैर और सर और पीठ दिखी है। तो हम ये कह रहे हैं, अगर आपने रोक लिया तो क्या इंतजाम किया? जिस दिन से आपने सीमा पर रोका है, उनके खाने पीने का क्या इंतजाम किया? उनको घर आने का क्या इंतजाम किया? एक। दूसरी बात, आपकी ही सरकार के एक मंत्री का बयान हम लोगों ने सुना एक टीवी चैनलों पर कि वो मजदूरों को कह रहे हैं बेईमान और चोर की तरह भाग रहे हैं। डकैत भी कहा था, और मैं चोर और डकैत कहा था। कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस ने ब्रजेश जी चोर बड़ा डकैत मन कहा किया, बड़ा मन किया और कहा कि हमारी ठीक है। नहीं, उन्होंने मौत कहा का कि सौदागर हमारी भी बस कहा चला था, लो, मौत का चाहो तो सौदागर अपना भी कहा स्पीकर था। लगा लो, अपना झंडा लगा लो। वो तो आपकी नेत्री का बहुत पेट जुमला था जो हमारे मोदी जी को कहती थी। मंत्री जी अभी के साजन जनता ने बोल उसका रहे हैं परिणाम दे ना। दिया है। आपकी तो दोस्ती है, बोलिए तो उनको। मैं ब्रजेश जी उससे बड़ी बात कह रहा हूं। हालांकि मुझे इस तरीके की बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, कांग्रेस की जो फिट बसें हैं उनको योगी जी आप चला लो। चाहो तो आपके पास 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक एक बस पे बिठा दो। मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, ये कैसा राज्य बात कर रहे हो मंत्री आप? हैं, कम पड़े तो ये प्रवक्ताओं मंत्रिपरिषद आपके का नेता अपमान खाली कर रहे हो। और वो ट्विटर करते करेंगे। नहीं। वो क्योंकि आपके आप नेता इसलिए महल नहीं में चला बैठ रहे, के क्योंकि खाली ट्विटर करेंगे दूसरा और 1 लाख रुपए जो लूट के कमा के रखे उसको जारी कर देंगे। नहीं, व्यक्तिगत कमेंट ना करें, पर्सनल कमेंट ना करें, आपके नेता पर्सनल कमेंट ना करें। मंत्री हैं, बैठ के। वो बस पर बैठ करके आ जाएं।
लेकिन मजदूर कम से कम घर आ जाएं। अरे इतनी तो नैतिकता चलिए, अच्छी बात आज पता चल गई। समाजवादी पार्टी को मजदूरों से कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी बम्बई नहीं उद्योग के लोगों के पांडे जी जो चंदा देते हैं। किसान भाई हरिशंकर पांडे जी बेबस के साथ नहीं खड़ी होती है। पांडे जी ब्रजेश जी, ऐसा है कि हम अभी भी देख रहे हैं कि देखिए शिष्टाचार की लिमिट जो है, शिष्टाचार कोई नहीं है समाज इसमें, राजनीति में। मतलब महिला का आदर क्या होना चाहिए, चाहे वो विपक्षी हो या सत्तारूढ़ दल की हो, लेकिन जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है उससे लगता है कि इन लोगों का ऑब्जेक्टिव जो है कुछ अजीबोगरीब सा है। हमें इससे कोई शिकायत नहीं है, सिवाय इसके कि अगर आपको याद होगा डांडी मार्च का, जो गांधी जी ने 1930 में किया था और 241 किलोमीटर की यात्रा की थी साबरमती आश्रम से साबरकांठा तक। और आप जरा अंग्रेजों की नैतिकता देखिए कि वो नमक तोड़ने के लिए आंदोलन चलाए हुए थे, और वो पैदल चले तो 78 लोग थे और जब वहां पहुंचे तो 60,000 हो गए। लेकिन रास्ते में उनको अंग्रेज सरकार ने भी नहीं रोका, क्योंकि अंग्रेज सरकार कानून मानते थे। उन्होंने कहा कि जिस समय ये तोड़ेंगे कानून तो हम इनको 188 में बंद करेंगे, क्योंकि 144 में रोका गया था। आज जो है, आज हम देश में स्वतंत्र हैं और सैकड़ों दांडी मार्च हो चुके हैं। अंग्रेजों गांधी जी का 241 मील का था, और अब आप देखिए हजारों किलोमीटर लोग यात्रा कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, कितने मुकदमे लगे रहे हैं, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है। और आपको ये भी बता दें कि जिस समय अंग्रेज मौजूद थे और गांधी जी अंदर गए जब सी बीच पे, तो उनको जब नमक तोड़ा उन्होंने तब लाठी चार्ज हुआ था, और जितने लोग थे वो पीठ अपनी पीछे करके लेट गए थे। उसके बाद उन्होंने 188 में बंद किया था, जिसकी सजा मात्र 6 महीने की होती है, क्योंकि 144 तोड़ा गया था। आप जो है कोविड में भी आप चालान कर रहे हैं, आप जो है तमाम एक्ट लगा दे रहे हैं, देशद्रोह भी उसी में लगा दे रहे हैं। अंग्रेजों ने कभी भी क्या अजय लल्लू जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ये क्रिमिनल हैं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है क्रिमिनल। हमें हक है कि हम अपने जनता की सेवा करें और जनता को मिसलीड करें, इसका भी हक है क्या करने दी? आप रिटायर्ड इतने बड़े अधिकारी हैं, जनता को गुमराह करना, गलत सूचना देना और आपदा के समय में गलत आंकड़े देना, यह अपराध नहीं है तो क्या है? आखिर एपेडमिक एक्ट है क्या? आप इतने बड़े अधिकारी हैं, आपको पता होना चाहिए कि धारा 188 क्या है, एपेडमिक एक्ट क्या है। आप तरफा बात कर रहे हैं। आप पहले जानिए धारा 188 क्या है, सुन तो लो भाई, नवीन जी प्लीज सुनिए। अगर आपदा काल में कोई भी व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का अगर जनता को गुमराह कर रहा है, सरकार को गुमराह कर रहा है, गलत आंकड़े दे रहा है, गिरफ्तारी कर रहा है, संविधान शपथ जिस समय पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसमें लेकिन 188 अशोक सिंह जी 6 करोड़ लोग मरे। अशोक सिंह जी, आपको ये भी बता दें, इन मजदूरों की तकलीफ कोई अंत है? अशोक सिंह जी, अशोक जी गोयल पहुंचाएंगे। ओके शांत, दोनों लोग शांत। आप कांग्रेस का अध्यक्ष हो चाहे शांत, हम डिबेट कंक्लूडिंग पॉइंट पे पहुंच गई। एक सेकंड रुकिएगा, आराधना जी मैं आऊंगा आपके पास। ओके अशोक सिंह जी, मजदूरों की तकलीफ को कोई अंत है? अशोक जी, पांडे जी रुक जाइए, अशोक जी बोलिए। देखिए ऐसा है, बहुत जल्दी ब्रजेश जी ऐसा है, एक मिनट ऐसा है कि देखिए हम यहाँ एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। आप यहाँ पे हम बैठे हैं, एक ब्रजेश जी आप सुनिए, बोलिए बोलिए आप बोलिए। हम यहाँ बैठे हैं मजदूरों को की समस्या का समाधान करने। इनके प्रधानमंत्री ने कहा है जहान है तो जहान है, ये भारत के निर्माता है, हमारे नहीं आपके ये कहते हैं जो कहते हैं करना चाहिए। अरे 14 में कहा था कि हम 15 लाख हर घर में पहुंचा देंगे, 2 करोड़ को नौकरी दे देंगे। आज हमारा 45 करोड़ मजदूर पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम रहा है। उसको अगर पहुंचाना है, इनके पास साधन है। भारतीय रेल एक दिन में 3 करोड़ लोगों को पहुंचा सकती है, लेकिन नहीं हो रहा है। बसें 14,000 इनके पास है, योगी साहब के पास। अरे अगर प्रियंका जी ने दिया है
बसें कुछ खराब है अलग कर दीजिए, जो नहीं है उसको यूज करिए। ऑलराइट, आराधना जी कुछ मेंशन करना चाह रही थी। यस, आराधना जी गो अहेड। आराधना जी गो अहेड, बोलिए। उससे बैठ के अपने घर तक आराधना जी गो अहेड, बोलिए। नंबर 1, नंबर 2, सुन लीजिए ब्रजेश जी, सुनिए जी। ब्रजेश जी 1 मिनट सुनिए। ब्रजेश जी, हाँ मैं सुन रहा हूँ। ब्रजेश जी 1 मिनट सुन लीजिए। मैं सुन रहा हूँ। आपने बुलाया, सुन तो लीजिए जी। मैं ये कह रहा था कि जब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो या देश की बात कर रहे हो, कौन यहाँ पे निकला है सड़क पे? कौन भूखा मर रहा है? कौन बेरोजगारी से जूझ रहा है? मजदूर गुजरा है। अब उसकी हम कैसे मदद करें? हमें करनी चाहिए। प्रधानमंत्री, इनके प्रधानमंत्री ने कहा है देश के, अरे सिंह साहब, वो इनके प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप बार-बार गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, मेंशन करना चाह रही थी। दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। आराधना जी गो अहेड, प्रधानमंत्री है, वही मैं कह रहा हूँ। आराधना जी गो अहेड, बोलिए। भारत का ये प्रधानमंत्री है, तभी मैं कह रहा हूँ, सुनिए तो। भारत के प्रधानमंत्री ने तो कहा है कि जान है तो जहान है, और भारत के निर्माताओं की रक्षा करनी चाहिए। क्यों नहीं रक्षा कर रहे हैं? ओके, ऑलराइट। क्यों नहीं भुखमरी से कृपया बचा दोनों रहे हैं? लोग सहयोग कर दीजिए मेरा। यहाँ पे रामलीला घाट पे खड़े हैं, वैसे भी समय पार कर चुकी है, थोड़ा सहयोग कर दीजिए। ओके, अशोक जी शुक्रिया। अशोक जी थैंक यू। ऑलराइट, आराधना जी आप अपना पॉइंट रखिए, गो अहेड, 10 सेकेंड। ब्रजेश जी, अभी कुछ सहानुभूति रखी गई कि महिलाओं के प्रति क्या व्यवहार है। खैर, भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं कभी वरीयता में नहीं रही, इसलिए उनको सम्मान करने की उनसे उम्मीद करना भी मूर्खता होगी। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है जो अब दिखाई दे रही है, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। तीसरी बात, आराधना जी, आपके पार्टी के AICC के एक मेंबर ने, नाम बता दूं, पंकज पुनिया ने आज जो ट्वीट किया वो आपने देखा है? नारी सम्मान पर कितना बढ़िया उन्होंने वक्तव्य दिया है। अगर उसको आप पढ़ लीजिए, फिर बताइए कि नारी सम्मान आपके पार्टी में कितना है। आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला है, आपकी नेता प्रियंका वाड्रा जी, आप उत्तर प्रदेश में नेता हैं। गलत बता रहे हैं। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कोशिश की बहनों भाइयों की इसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचे, लेकिन जैसा सामान्य राजनीतिक बहसों में होता है, इसमें भी कोई हल नहीं निकला। लिहाजा मजदूर अभी सड़क पर पैदल चलेंगे, उनके लिए सरकारें जो बंदोबस्त कर देंगी तो वो घर पहुंच जाएंगे, वरना पैदल चलना ही शायद उनका नसीब इस कोरोना महाविपत्ति में है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।